हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट 9 यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गोल साइंटिफिक मैनेजमेंट का है। आपके ऑप्शन है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, हायर इंडस्ट्रियल इफिशियंसी या वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो इनमें से जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का गोल है वो हायर इंडस्ट्रियल इफिशियंसी है, यानी कि कम समय में ज्यादा काम करना। तो हायर इंडस्ट्रियल इफिशियंसी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाता है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए दी गई थी और ये एफ डब्ल्यू टेलर्स के द्वारा दी गई थी। तो याद रखिएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी जाती है, एफ डब्ल्यू टेलर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको अप्रोचेस दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें करेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो इकोलॉजिकल जो अप्रोच है ये एग्रेरिया इंडस्ट्रिया जो सोसाइटी है उसका स्टडी करके एफ डब्ल्यू रिक्स के द्वारा दी जाती है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी में फैक्ट और वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है वो रेशनल होती है और लीगल होती है। जनरल जो सिस्टम होता है वो फीडबैक पर आधारित होता है, यानी निगेटिव फीडबैक यहाँ पर करेक्टली मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन, डी का थर्ड, सी का डी का सेकंड, यानी कि आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इकोलॉजिकल अप्रोच एफ डब्ल्यू रिक्स के द्वारा दिया जाता है। ये स्टडी करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड, फिलीपींस और इंडिया। तो यहाँ पर जो वो एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया जो सोसाइटी है उसके आधार पे वो अपनी थ्योरी देते हैं। डिसीजन मेकिंग थ्योरी हर्बर्ट साइमंस के द्वारा दी जाती है। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में रूल्स, रेगुलेशंस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित होती है और जो सिस्टम है वो जो फीडबैक प्राप्त होता है उसके आधार पे वो कार्य करता है, उसके आधार पे पॉलिसीज को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल मेंशन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो हेनरी फ्यूल जो फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं उसको POCCC के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें पहला होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आएगा, उसके बाद कमांड आता है, फिर कोऑर्डिनेशन आता है और लास्ट में कंट्रोल आता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर आपका थर्ड, फिर फिफ्थ और फोर्थ, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, हेनरी फ्यूल डिफाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को 5 फंक्शंस के आधार पे। ठीक, तो ये 5 फंक्शंस को किस आधार पर दिखाते हैं, POCC के रूप में, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ सीक्वेंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग अप्रोच। तो डिसीजन मेकिंग जो अप्रोच है उसको उसमें कौन कौन सा क्रम सबसे पहले किया जाता है। सबसे पहले काम किया जाता है प्रॉब्लम को रिकॉग्निशन करने का, फिर उसके बाद सर्च फॉर इंफॉर्मेशन को तलाश की जाती है, उसके बाद जो अल्टरनेटिव है उसको डिफाइन किया जाता है, फिर उस अल्टरनेटिव में एक को सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि BADC, यानी कि फोर्थ नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो डिसीजन मेकिंग जो होता है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने का काम किया जाता है, फिर डेवलप किया जाता है जो अल्टरनेटिव सोल्यूशंस है। अब उनमें से अल्टरनेटिव सोल्यूशन में जो बेस्ट सोल्यूशंस होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उस पर एक्शंस लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ थ्योरीज दी हुई है और सेकंड जो लिस्ट है उसमें उसके प्रोपोनेंट या जो विचारक रहे हैं उसके बारे में दिया गया है, किसने उस थ्योरी को दिया है। तो आपको करेक्टली मैच कराना है। टू फैक्टर थ्योरी ये हर्जबर्ग के द्वारा दी जाती है। ठीक, हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी जो है वो मैस्लो के द्वारा दी जाती है। थ्योरी ऑफ नीड्स मैक्लीलैंड के द्वारा दी जाती है और थ्योरी X and Y जो दी जाती है वो मैकग्रेगर के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर आपका ए का फोर्थ हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का वन और डी का सेकंड, यानी कि फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग के द्वारा, हायरार्की ऑफ नीड मैस्लो के द्वारा, थ्योरी ऑफ नीड्स मैक्लीलैंड के द्वारा और थ्योरी X and Y मैक्ग्रेगर के द्वारा दी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में ऑथर्स दी हुई है, जो सेकंड लिस्ट है उनकी बुक दी हुई है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, पाउल एच एप्लेबी, इनके द्वारा लिखी जाती है मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंट। फिर सेकंड ऑप्शन, सेकंड है जॉन एम गाउस, एल डी वाइट और एम ई डिमॉक, इनके द्वारा लिखा जाता है द फ्रंटियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी 4 नंबर ऑप्शन। डब्ल्यू एफ विलिंगवायु के द्वारा लिखी जाती है आपकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और डुएट वाल्डो के द्वारा आइडियाज इन इशूइंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्टली मैच हो जाएगा। ठीक, तो ये सभी बुक्स एंड ऑथर्स जो है उसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सभी यूनिट्स के, यूनिट वाइज बुक्स एंड ऑथर्स की, वो भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्स फ्यूज्ड मॉडल इज बेस्ड ऑन, तो रिक्स एफ डब्ल्यू रिक्स का जो फ्यूज्ड मॉडल है वो किस पर आधारित है? वो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी की स्टडी करते हैं, इसमें यानी डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर्स पर, जहां पर डोमिनेशन देखा जाता है रॉयल फैमिली का, यानी कि जो किंग होता है वही सभी निर्णय लेता है, चाहे कोई भी किसी भी बात का निर्णय हो। और इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है वो बार्टर सिस्टम पर आधारित होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ द गुड्स पर आधारित होता है। तो यहाँ पर रिक्स का जो फ्यूड मॉडल है वो ए, सी और डी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एडिटर ऑफ द बुक टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक, तो टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक जो बुक है ये फ्रैंक मेरेनी के द्वारा लिखी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई टू द अफेयर ऑफ द स्टेट, तो ये किसके द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया जाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट बताया जाता है, जो अप्लाइड होता है अफेयर ऑफ द स्टेट्स पे। तो ये डेल्ट वाल्डो के डिफिनेशन है, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। डुएट वाल्डो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट बताते हैं, जो अप्लाइड करता है अफेयर ऑफ द स्टेट्स। वो आगे बात करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ द एक्शंस इन्वॉल्विंग अफेक्टिंग द इंटेंट एंड डिजायर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमको इंटेंट और डिजायर दिखाई देता है गवर्नमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपको बताने हैं कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन कौन से फीचर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब एक वन बात करता है अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस हुज प्रिंसिपल्स वर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द बिजनेस बट आल्सो टू गवर्नमेंट, रिलीजियस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात नहीं करता, ठीक ना, तो यहाँ पर ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की जाती है इसमें, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की बात की जाती है, डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान की बात की जाती है। ठीक, तो यहाँ पर बी, सी और डी ये आपके करेक्ट होंगे, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये इंप्रूव करना चाहता है इकोनॉमिक इफिशियंसी, स्पेशली जो लेबर प्रोडक्टिव है उसको, इसको डेवलप किया जाता है एफ डब्ल्यू टेलर के, यानी फेडरिक डब्ल्यू विल्सन टेलर्स के द्वारा 1880s 90s में। इसके कुछ फीचर्स हैं, पहला ये इट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच, ये सिस्टमेटिक अप्रोच है हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट प्रॉब्लम को। इट इम्प्लाइज साइंटिफिक टेक्निक, यानी साइंटिफिक टेक्निक को इस्तेमाल करता है मेथड्स ऑफ वर्क, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस और ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स में। ये रिजेक्ट करता है एज ओल्ड मेथड ऑफ रूल ऑफ थंब या हिट और मिस जो अप्रोच था उसको। ये अटेम्प्ट करता है डिस्कवर करने के लिए बेस्ट मेथड, जो बेस्ट मेथड हो किसी भी कार्य को करने के लिए लोवेस्ट कास्ट पर। ये ग्रेटेस्ट इफिशियंसी को बढ़ाना चाहता है, वर्क करने किसी जो वर्कर्स है उसकी अधिक से अधिक इफिशियंसी बढ़ाने की बात करता है। और इसमें कंप्लीट चेंज करने की बात की जाती है मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स को, एज वेल एज द मैनेजमेंट जो है उसके भी मेंटल जो एटीट्यूड है उसको चेंज करने की बात करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following summarize the theme of new public administrations under 5 heads, यानी कि रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, इक्विटी, चेंज एंड क्लाइंट फोकस। इनमें से कौन जो तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 5 कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस से कौन बताता है, जो है कि रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज और
क्लाइंट फोकस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फ्रैंक मैरिनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। फ्रैंक मैरिनी जो है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं या हेड्स, 5 हेड्स के अंतर्गत बात करते हैं। ये है रेलेवेंस, वैल्यूज, सोशल इक्विटी, चेंज और क्लाइंट फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको स्टेजेस दिया है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो सेकंड लिस्ट है उसमें पीरियड दिया है वो किस पीरियड्स में वो स्टेज थे। तो सबसे पहले आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, यानी कि ये वाला पीरियड। तो ये आपका थर्ड नंबर यहाँ पर हो जाएगा, यानी 1887 से लेकर 1926 तक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की बात की गई। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1927 से लेकर 1937 तक चला है। फिर उसके बाद आपका आता है इरा ऑफ चैलेंजेस, जो 1938 से लेकर 1947 तक था, और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आपका लास्ट में आता है, यानी कि 1948 से लेकर 1970 का पीरियड्स जो है उसमें। तो यहाँ पर ए का फोर्थ हो गया, बी का आपका फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 फेजेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशंस को डिवाइड किया जा सकता है, उसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चंस कई बार इसमें पूछा गया है। तो पहला फेज जो आता है वो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का आता है, जो 1887 से लेकर 1926 तक रहता है। सेकंड जो फेज आता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का आता है, 1927 से लेकर 1937 तक। थर्ड जो फेज आता है वो इरा ऑफ चैलेंजेस का आता है, जो 1938 से लेकर 1947 तक रहता है। फोर्थ जो फेज आता है वो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का आता है, जो 1948 से 1970 तक रहता है। और फिफ्थ जो फेज आता है वो पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव का आता है, जो 1971 से लेकर अभी तक चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिज्मेटिक मॉडल ऑफ एफ डब्ल्यू रिक्स। तो एफ डब्ल्यू रिक्स अपने प्रिज्मेटिक मॉडल में किन किन चीजों की बात करते हैं, तो फॉर्मलिज्म की बात करते हैं, हेटेरोजेनिटी की बात करते हैं, ओवरलैपिंग की बात करते हैं, ब्यूरो ऑफ ऑफिस की बात नहीं करते। तो यहाँ पर ए बी सी आपका करेक्ट हो गया, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। 3 बेसिक फीचर्स बताते हैं एफ डब्ल्यू रिक्स अपने प्रिज्मेटिक साला मॉडल के, जिसमें हेटेरोजेनिटी, फॉर्मलिज्म और ओवरलैपिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स के बारे में दिया हुआ है, और जो सेकंड लिस्ट है उनकी थ्योरी के बारे में दिया हुआ है, या तो उसको आपको करेक्टली मैच कराना है। तो एफ डब्ल्यू फेडरिक टेलर जो है तो मेंटल रेवोल्यूशंस की बात करते हैं, पीटर ड्रकर मैनेजमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, चेस्टर बर्नार्ड आपके फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, और अब्राहम मैस्लो जो है तो मोटिवेशंस थ्योरी देते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्टली जो मैच हो जाएगा वो ए का सेकंड हो जाएगा, बी का आपका थर्ड हो जाएगा, सी का 1 और डी का 4th, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके करेक्टली मैच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेमिनल वर्क ऑफ एफ डब्ल्यू फेडरिक डब्ल्यू टेलर। यहाँ पर फेडरिक डब्ल्यू टेलर्स के कौन कौन से वर्क है वो आपको बताना है। पीस रेट सिस्टम इनका वर्क है, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स ये भी इनका वर्क है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इनका वर्क नहीं है, मैरी पॉर्कर फॉलेट का वर्क है, शॉप मैनेजमेंट भी इनका वर्क है, यानी कि ए बी और डी, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है, जो एफ डब्ल्यू टेलर का वर्क है। तो एफ डब्ल्यू टेलर के कुछ वर्क है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पीस रेट सिस्टम जो 1847-45 में लिखते हैं, शार्प मैनेजमेंट 1903 में लिखते हैं, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल ये 1906 में लिखते हैं, टाइम एंड मोशन स्टडी 1911 में लिखते हैं, और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इनका वर्क है वो 1911 का वर्क है। ये इंपॉर्टेंट वर्क है एफ डब्ल्यू टेलर्स के। मैरी पार्कर फॉलेट जो है तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट देती हैं या वो बुक लिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैड्रिक डनलेवे हैज इनुमरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग 3 की कंपोनेंट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो 3 कंपोनेंट बताते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर डिस एग्रीगेशंस की बात करते हैं, कंपटीशंस और इंसेंटिवाइजेशंस की बात करते हैं, पैड्रिक डुनलेवी। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। ठीक, तो फेडरिक डुल्लेवी अपना आर्टिकल लिखते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज ए डेड लॉन्ग लाइव डिजिटल इरा गवर्नेंस, और उसमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के वो 3 कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक है डिसएग्रीगेशंस, कंपटीशंस और इंसेंटिवाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which one of the following order fall under the zone of indifference propounded by चेस्टर बर्नार्ड? तो चेस्टर बर्नार्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस की बात करते हैं, उसमें कौन सा ऑर्डर फॉल करता है या उसके अंतर्गत आता है? तो जोन ऑफ इंडिफरेंस में वो बात करते हैं कि ऐसे ऑर्डर जो अनक्वेश्चनली एक्सेप्टेड कर लिए जाते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं, वो अपने जो उनके ऊपर होते हैं सीनियर्स या जो ऑफिसर्स होते हैं उनका ऑर्डर मानने के लिए, फॉलो करने के लिए। यहाँ पर सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो दोज विच आर अनक्वेश्चनबली एक्सेप्टेड, इसकी बात करते हैं वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंसिन्स लिंकर्ट हैज आइडेंटिफाइड 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट on the basis of nature of authority and control of organization arrange in ascending order of their efficiency। तो आपको ascending order में अरेंज करना है उनकी इफिशियंसी के आधार पर। तो सबसे ज्यादा इफिशियंसी बताते हैं एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी की, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन आएगा। उसके बाद वो बेनिवोलेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, फिर कंसल्टेटिव अथॉरिटी, और सबसे कम जो इफिशियंस होता है वो पार्टिसिपेटिव, यानी कि आपका डी ए बी सी, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देयर आर 4 मैनेजमेंट सिस्टम और 4 लीडरशिप स्टाइल लेंसेस लिंकर्ट के अनुसार है। ये कौन कौन सी है? पहला सबसे इफिशियंट जो है वो सिस्टम 1 यानी कि एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटी है, फिर बेनेवोलेंट अथॉरिटी आती है, फिर कंसल्टेटिव लीडरशिप आती है, और लास्ट में पार्टिसिपेटिव लीडरशिप आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में दिया है, थ्योरी के बारे में दिया हुआ है, और सेकंड जो लिस्ट है उसमें उसके थिंकर्स के बारे में दिया गया है। तो आपको करेक्टली मैच कराना है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी हर्बर्ट साइमंस के द्वारा दिया जाता है। इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक रिक्स के द्वारा दिया जाता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट म्यूनिख कॉन्फ्रेंस 1968 से आता है। और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट एडवर्ड विडनर के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4th और डी का सेकंड, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, डिसीजन मेकिंग थ्योरी हर्बर्ट साइमंस के द्वारा दिया जाता है, इसको हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी कहा जाता है। इसी प्रकार इकोलॉजिकल अप्रोच एफडब्ल्यू रिक्स के द्वारा दिया जाता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस ये 1968 का म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से निकल के आता है, और डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशंस जो है वो बाद में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांस आइडिया ऑफ मैरी फॉलेट? तो मैरी फॉलेट के द्वारा इनमें से कौन सा आइडिया दिया गया था? फंक्शनल फोरमैनशिप, ये आइडिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का है, इनका नहीं है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट मैरी फॉर्कर के द्वारा दिया जाता है, तो बी आप कहा जाएगा। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस भी इनका आइडिया नहीं है। इंटीग्रेशन इनका आइडिया है, यानी कि बी और डी आपका 4th नंबर जो आपका ऑप्शन है वो है। ठीक ना, तो याद देख लेते हैं। फंक्शनल जो फोरमैनशिप है ये एफडब्ल्यू टेलर्स के द्वारा दिया जाता है, जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंतर्गत ये अपना फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट देते हैं। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैरी पार्कर का है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस ये हर्बर्ट साइमंस का कॉन्सेप्ट है, और इंटीग्रेशंस ये भी मैरी फॉरकट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के 3 तरीके बताते हैं, उनमें से एक तरीका इंटीग्रेशंस की बात वो करती हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कौन कहा जाता है? तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक रिक्स को कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कहा जाता है। ये 1962 में अपना वर्क लिखते हैं, ट्रेंड इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992? तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी जाती है? तो ऑसबॉर्न एंड गैबलर के द्वारा लिखी जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट हाउ द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज द ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर, ये लिखा जाता है डेविड ई ऑसबॉर्न एंड गैबलर ट्रेड के द्वारा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज आर कॉन्सेप्ट इज आर गिवन बाय चेस्टर बर्नार्ड? तो चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा इनमें से कौन सा आइडियाज या कॉन्सेप्ट दिया जाता है? एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड जोन ऑफ इंडिफरेंस, ये चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया जाता है।
कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये भी इन्हीं के द्वारा दिया था। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट भी चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया था। बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है, ना कि चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर डी को छोड़े ए बी सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। ठीक, हर्बर्ट साइमंस जो हो तो बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। बाकी जो अदर कॉन्सेप्ट थे यानी कि एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, जोन ऑफ इंडिफरेंस और कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये सभी कॉन्सेप्ट चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हॉलमार्क ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हॉलमार्क नहीं माना जाता है, इनमें से किसको? चेंज ओरिएंटेशन की बात करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। गोल ओरिएंटेड की बात करता है, ये भी सही है। स्टेटस को ओरिएंटेड की बात नहीं करता बल्कि चेंज ओरिएंटेड की बात करता है, तो यहाँ पर डी जो है तो आपका नहीं होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड की बात करता है, तो यहाँ पर करेक्ट जो नहीं है हॉलमार्क ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि स्टेटस को ओरिएंटेड। तो हॉलमार्क ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या माने जाते हैं? वो है पहला चेंज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड, इकोलॉजिकल ओरिएंटेड, टाइम ओरिएंटेड और कमिटमेंट ओरिएंटेड, ये सभी हॉलमार्क माने जाते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेटिक रजिस्ट चेंज हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी। तो ब्यूरोक्रेटिक रजिस्ट चेंज की जो थ्योरी है किसके द्वारा दी जाती है? तो रॉबर्ट के मार्टिन के द्वारा 1957 में दी जाती है। रॉबर्ट के मार्टिन जो है तो थ्योरी देते हैं ब्यूरोक्रेटिक रजिस्ट चेंज। उनका मानना है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार कार्य करते हैं, न कि बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट्स को पहुंचाने के लिए। तो इसलिए वो चेंज है उसको रोकने चाहते हैं, उसको उसको एस्टेब्लिश रूटीन बना लेना चाहते हैं, कोई भी चेंज नहीं करना चाहते। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रॉबर्ट के मार्टन हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है और डेली एमसीक्यूज होते हैं, उसका भी बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।